नमस्कार, सन्मार्ग डिजिटल के लिए मैं हूं सर्जना शर्मा दिल्ली से। आप सब हमारे दर्शक जानते हैं कि कल ही उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारी बहुमत से विजयी रहे हैं। ये चुनाव में इंडिया गठबंधन क्यों और कैसे पीछे रहा और कैसे एनडीए के उम्मीदवार ने बाजी मारी। संख्या बल तो सबको पता था कि एनडीए के पास ज़्यादा, लेकिन फिर भी बीच में एक इम्प्रेशन आया कि इंडी गठबंधन भी बाजी मार सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली की, जिनका 1.5-2 दशक से ज़्यादा अनुभव है, कांग्रेस कवर करती रही हैं और पार्लियामेंट भी कवर करती हैं। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि भाटिया, जो कि कांग्रेस कवर करती हैं। तो मंजरी जी, ये जो चुनाव परिणाम, क्या आप इनकी अपेक्षा कर रही थी? देखिए, जो चुनाव के नतीजे थे वो कमोवेश वही थे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन को क्लियर कट मेजॉरिटी है, वो जीतेगा। पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से एक तमाम मुद्दों को लेकर सरकार घिर रही थी, विपक्ष बिहार में बहुत ज़्यादा हावी था एसआईआर के मुद्दों को लेकर, दूसरी तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से वहाँ पे वोट अधिकार की यात्राएं चलाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक इससे इम्प्रेशन देने की कोशिश विपक्ष ये कर रहा था कि इस चुनाव को वो बहुत गंभीरता से ले रहा है। और उसने जहाँ तक अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसने एक बाकायदा एक उम्मीदवार दिया, और वो उम्मीदवार ऐसा था जो जुडिशरी से आया था, जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं। वो जैसा कि आप जानती हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हुए हैं, उनका एक बैकग्राउंड है, सब कुछ है, तो उन्होंने वो दिया। सबसे बड़ा मुझे जो लगता है एनडीए के लिए जीत अगर महत्वपूर्ण थी तो वो ये थी कि ये चुनाव तो वो जानती थी कि हम ये जीत जाएंगे, नंबर्स हमारे सामने, कितनी वोटों से जीतेंगे। अब असली चीज ये था कि उनको जो इम्पोर्टेंट था वो मार्जिन था। हाँ। क्योंकि ये चुनाव जीतना ही एनडीए का मकसद नहीं था। एनडीए को कहीं ना कहीं ये मैसेज देना था कि हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो विपक्ष एक माहौल बना रहा है जमीन पर, वो असर अभी उस तरह से ऐसा नहीं है पार्लियामेंट से लेके, क्योंकि आप जैसा कि जानती हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब हमारे माननीय जो लोग हैं, हाँ, वो वोट करते हैं। तो जो मार्जिन बढ़ा हुआ था वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष द्वारा कि एनडीए में बिखराव है, वो इंटैक्ट नहीं है, चंद्रबाबू नायडू में थोड़ी नाराजगी है, नीतीश वाईएसआरसीपी भी नहीं है, इवन बीजेडी भी वो साथ में नहीं आ सकते हैं, नीतीश कुमार की तरफ सभी है। तो कहीं ना कहीं और एक ही इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही थी कि हम शायद इन तमाम घटक दलों को अपने साथ जोड़ जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने जब सीपी राधाकृष्णन का नाम ट्रेजरी बेंच की तरफ से आया सत्ता पक्ष की ओर से, तो विपक्ष ने अब कोशिश ये की गई, अगर आप देखें तो अगले साल केरल में, तमिलनाडु में चुनाव है, तो दक्षिण के राज्यों को, तो उन्होंने एक दक्षिण का वो दिया, दक्षिण भारतीय को उन्होंने मैदान में उतारा, दोनों ने। तो उसके जवाब में कांग्रेस विपक्ष ने तेलुगु भाषी दिया, और ये सोच के दिया कि कहीं ना कहीं तेलुगु भाषा के जरिए, जो तेलुगु प्राइड के जरिए हम टीडीपी को साध सकते हैं, पवन कल्याण की पार्टी को साध सकते हैं, वो हो नहीं पाया। अंजलि जी, आप क्या सोचती हैं कि अगर सुदर्शन रेड्डी की जगह कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को लाती, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का ही होता, तो क्या बेटर सिचुएशन हो सकती थी इनके लिए? वोट जैसा कि संख्या बल तो एनडीए के पास ही था, तो क्या, जैसे कि उनका कहना है कि पिछली बार हमें 26 मार्गरेट अलवा लड़ी थी जगदीप धनखड़ के सामने, तो अब उनका जो था पिछली बार 26% वोट था, इस बार 40% है। अगर उम्मीदवार कोई और होता उनका एनडीए इंडिया गठबंधन का, तो क्या बेटर सिचुएशन हो सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो साउथ वाले को ही ये भी भुनाना चाहते थे, बिहार को ये साइड पे रखना चाहते थे। कि इनके माइंड में एक ही चीज थी कि अगर हम दोनों ही, अगर दक्षिण वर्सेस दक्षिण, तमिलनाडु वर्सेस आंध्रा, कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो उनको खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी, और वो लोग भी शायद इनके साथ आ सकते हैं। लेकिन बिहार का अगर, या मान लीजिए अगर आप नॉर्थ की अगर बात करते हैं, अगर वैसा अगर वो लेते, तो मुझे नहीं लगता जितना इनका ये जो मार्जिन बढ़ा, मुझे लगता है शायद इसी वजह से ही बढ़ा है। तो ये बताइए मंजरी कि देखिए, 3 पार्टी ने अब्सटेन किया, उनके कुल मिला के 12 सांसद, 2 इंडिपेंडेंट पंजाब के, उन्होंने बहिष्कार किया, और बाकी जो आपने देखा 15 वोट इनवैलिड हुए। ये जो 15 वोट इनवैलिड हैं,
आपको नहीं लगता इसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल कि जो इतने पढ़े लिखे समझे हुए सांसद हैं, हाउ कैन दे डू इट? देखिए, ये जो जिसे कहा जा रहा है ना, जैसे बड़े ही मासूम शब्दों में कि वो इनवैलिड हो गए, हाँ। लेकिन ये इनवैलिड नहीं हुए हैं, ये तरीका है कि हम इसमें कहीं से कुछ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है कि और हमारे पास इसकी वजह है। आपको अगर याद होगा, लेकिन ये राज्यसभा का जो चुनाव था, अगर आप याद करें, कौन वाला, धनखड़ जी वाला? नहीं, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें ये अपने हरियाणा का अगर आप चुनाव करें, जिसमें सुभाष चंद्रा के खिलाफ आर.के. आनंद वाला मामला था, तो उसमें भी अगर वो वोट इनवैलिड नहीं होते तो विपक्ष जीत रहा था। पर एक बात मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं ना, ये डाउट जो सबको हो रहा है कि इनवैलिड कोई इतनी मासूमियत, इतना भोला ये नहीं है जितना कहा जा रहा है। लेकिन नुकसान तो दोनों को हुआ ना तो वो वोट एनडीए को मिले, ना वो वोट इंडी गठबंधन को मिले, तो नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ है। इसी बीच में एक बात और भी आई थी, सॉरी मैं मंजू जी आपकी बात काट रही हूँ, मैंने बीजेडी और इन्होंने बोला था अगर नोटा होता इसके अंदर तो हम जरूर इसमें पार्टिसिपेट करते लोगों का। और मुझे लगता है कि जो इनवैलिड हुए ना, वो उसी की वजह से। ये पता है कई बार क्या होता है कि आप जब नोटा नहीं दबा पाते हैं, ना आप इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, ना ये उनके साथ आप जानबूझ के कर देते हैं, तो आप जानबूझ के गड़बड़ कर देते हैं। इतना भी नहीं कि जानबूझ के गड़बड़, हो सकता है उसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल प्लानिंग। नहीं, जानबूझ के नहीं, मतलब पॉलिटिकल। आप कहीं ना कहीं किसी को, अगर मान लीजिए मैं खुल के आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, तो मैं प्रकारांतर से आपका साथ दे सकती हूँ, जिसको बाद में मैं कह दूं अरे गलती से मैं ऐसे कर दी। क्योंकि जो भी सांसद हैं आजकल, ये जो क्रॉस वोटिंग बताइए, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि बीजेपी के तो अपने 425 आई बिलीव, नॉट बीजेपी, एनडीए के थे, लेकिन जो उनको 27 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं वो कैसे मिले? देखिए, आप भूल रही हैं कि वाईआरसीपी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, ओपनली, पर 11 उनके वोट आ गए, तो हाँ। ये उनका बढ़ गया। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार सरकार का साथ दिया रहा है। उनके कितने सांसद हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में उनके 6 हैं और लोकसभा में हैं क्या? हाँ। लोकसभा में है उनके, क्योंकि पंजाब से हैं। हाँ। लेकिन एक चीज सर्जना जी, आपको ये ध्यान, एक और चीज होती है कि राजनीति में जो सामने होता है वही दिखता नहीं है, बिटवीन द लाइंस कह लीजिए, या उससे पीछे भी दिखते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ। सिर्फ ये एक इत्तेफाकी, उसके पीछे भी बहुत जोड़ तोड़ है होती है। आप सिर्फ ये एक इत्तेफाकी नहीं है कि पंजाब में कोई आज तो बाढ़ आई नहीं है, कितने दिनों से आ रही है। बहुत सारी चीजों के लिए पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार से पैकेज की और तमाम चीजों की मांग कर रही थी। क्यों उसी दिन पैकेज दिया जाता है, पैकेज का ऐलान उसी होता दिन है। हिमाचल और लेकिन क्या हिमाचल और पंजाब की यात्रा करते हैं। लेकिन क्या होता, आप सिर्फ पंजाब को देते तो एक मैसेज चला जाता, उसी तकलीफ से हिमाचल भी जूझ रहा था, बल्कि उससे पहले से हो रहा था। तो केंद्र सरकार को तो देना ही था, उन्होंने ये एक मैसेज कर दिया कि हमने आपके राज्य को दिया, हिमाचल को भी दिया और उनको भी दिया। तो कहते हैं कि ये माना जा रहा है कि ये भी अपने आप में एक तरह का सौदा कह लीजिए, या कन्वीनियंस। हाँ, कन्वीनियंस, जिसको आप साम दाम दंड भेद की नीति है, तो उसमें से आपने दाम नीति भी अपना ली। तो अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के एमपीज ने भी क्रॉस वोटिंग की है? मुझे कांग्रेस के तो देखो, जहां तक मैं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, आम आदमी का तो चलो, पार्टी का जो निकल कर जो अभी तक सामने क्योंकि उनको अभी इससे पहले क्लीन चिट भी दी गई, सत्येंद्र जैन को दी गई, इनको दी गई, जबकि इसी मुद्दे पर सारे नेता उनके जो मंत्री थे जेल गए थे, वो शराब वाले मामले में, लेकिन फिर उसके बाद उनको क्लीन चिट भी दे दी। तो ये कहीं कहीं ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वो, आप बीजेपी के साथ जाने की वजह ही मत गिनिए, बीजेपी के साथ जाने की एक वजह और भी है कि मुझे कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होना है। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा जो, अगर आप देखें कि उनके सामने पंजाब में अब चुनाव होने वाला है, दिल्ली का भी हो के चुका है, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, चाहे गोवा हो, गुजरात हो, बीजेपी के अलावा अगर उनको सबसे बड़ी चुनौती मिलती है तो कहाँ से मिल रही है? वो कांग्रेस से मिल रही है। तो कांग्रेस के साथ अगर वो एक कभी कभी ब्रॉडर लेवल पे साथ आते हैं तो वो एक विपक्षी तकाजा हो सकता है, लेकिन उनको जहां पहला मौका मिला, उन्होंने विपक्ष, खास करके जो देश की सबसे बड़ी
दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, उससे उन्होंने डिस्टेंस बनाया। तो सिर्फ बीजेपी के साथ, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन में यूनिटी तो नहीं रही? नहीं, अगर आप देखें तो पिछले दिल्ली चुनाव के बाद से, अगर आप, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद से अगर आप गौर करें तो लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मैसेजिंग हो रही है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है या हम इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो तो उनके और कई विपक्षी दलों ने कहा है कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तो जितने ये दल भी हैं वो अपनी सुविधानुसार चीजों को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश करते हैं। एसआईआर वाला मुद्दा हुआ था, मंजीत जी याद होगा कि उस टाइम पे ये आप पार्टी जो है संजय सिंह ने कहा कि हम इनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जहां मुद्दा जो सुविधा अपने सुविधानुसार। तो अंजलि जी, आपको लगता है कि जो बिहार में अब चुनाव होगा विधानसभा का, ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसका असर दिखेगा कुछ? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक मैसेज किया है हाँ। कि एनडीए में यूनिटी है, यानी कि आपको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आपको वोट मिले हैं। तो इसका मतलब नेचुरली कि स्ट्रांग होकर निकलेगी ये पार्टी 100%, यानी कि ये मैसेज। और अगर जगदीप धनखड़ जी ने अब कुछ बोला तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जगदीप अब अगर धनखड़ जी का कुछ क्या भी बिहार चुनाव से पहले वो बोलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है कि वो क्या बोलते हैं और उनके बोलने का क्या प्रभाव कितना इम्पैक्टफुल, कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना वो। तो अभी जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, राज्यसभा में एक नए उपराष्ट्रपति आएंगे, एक नया तरीका होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ से तो विपक्ष को हमेशा शिकायत रहती थी, और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश की। और खड़गे जी तो बड़े शायराना हो जाते थे, वो पत्ता क्या क्या बोलते थे, आपका दिल इधर है लेकिन हमको देखता नहीं है, आप देखता उधर है। तो मुझे लगता है कि लेकिन सर्जना जी, आप एक चीज भूल रही हैं इन सारे उसमें, कि जब यही कांग्रेस पार्टी जैसे ही धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी सबसे बड़ा उनकी समर्थक बन के आई और उनका बचाव करने के लिए जो जयराम रमेश लगातार उनका आलोचना करते थे, वो जयराम रमेश बिल्कुल उनके साथ खड़े होके आए। तो ये राजनीति में ये सब चलता रहता है। चलिए अब हम जी एक क्वेश्चन आपसे एक मैं ये भी पूछना चाहूंगी, इतने मार्जिन से कम से जीतने वाला, यानी कि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुझे लगता है इससे पहले जो भैरव सिंह वाला जो था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो क्या आपको इसके अंदर वो दिखाई देता है कि ये वाले और उस वाले में क्या फर्क था? देखिए, मैंने आपसे जैसे भी कहा ना कि जीतना एनडीए समझ रहा था, बीजेपी समझ रही थी, जो हाईकमान है, मतलब मैं जो कहूँ कि अगर मेरा इशारा पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिर्फ जीत नहीं थी, उनके लिए मार्जिन जरूरी था, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं एक संकेत जो था वो बिहार चुनावों को लेकर है। और आप भूलिए मत, बिहार चुनाव जब तक खत्म होंगे उसके 6 महीने के अंदर देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव दक्षिण भारत में 3 राज्यों में है। दक्षिण भारत में पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है, जहां तमिलनाडु के लिए और पुडुचेरी के लिए बीजेपी बहुत लगातार कोशिश कर रही है। आसाम में उसकी सरकार है, आसाम में वो अपना किला बचाना चाहेगी, उसके लिए वो कोशिश रहेगी। बंगाल में बंगाल में भी तो अगले साल चुनाव है, जहां पे वो 1.5 दशक से बीजेपी, लगभग 1 दशक से तो बहुत जोर दम लगा के पूरी दम लगा के वो कर रही है, लेकिन ममता दीदी के किले में वो सेंध नहीं लगा पाई है। तो बीजेपी की जो नजरें हैं वो बड़े तरफ हैं। तो ये एक है ना कि ये जो जोर का जो धीरे झटके से वो बड़ा जोर का झटका। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सनमार्ग डिजिटल में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। अंजलि जी, आप मेरी सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा। उम्मीद है आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव पर हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी और आपको क्या अच्छा लगा और क्या इसमें आपका अपना राय या सुझाव हो सकता है, आप हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। सनमार्ग डिजिटल के लिए मैं सर्जना शर्मा।